जय हिंद। मैं संजय सिंह आप सभी को आप सबके यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टूडेंट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूटेरिया प्रैक्टिस बुक वॉल्यूम 2 का आज सेट नंबर 14 लाया हूं। ये 14 नंबर सेट है। इससे पहले 1 से लेकर 13 तक सेट अपलोड कर दिया हूं और उसका प्लेलिस्ट भी बना दिया हूं। दोस्तों, यदि आप देखना चाहते हैं इस वीडियो के चैनल में जाएं, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट उपलब्ध है, वहाँ से आप सारा वीडियो देख सकते हैं। और यूटेरिया का फर्स्ट बुक भी आया था, उसका भी प्रैक्टिस सेट मैं अपलोड कर चुका हूँ 1 से लेकर 15 तक। उसे भी आप लोग देख सकते हैं और अपना जीके इसको रिवाइज कर सकते हैं। यदि आप लोगों को अच्छा लगता है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर जरूर से जरूर करें, जरूर से जरूर करें, जितना ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रश्न। 14 नंबर प्रैक्टिस सेट, मॉडल प्रैक्टिस सेट के 14 नंबर प्रश्न में पहला प्रश्न आज क्या कहता है ये हम लोग देखेंगे। पहला प्रश्न है, इसमें फर्स्ट प्रश्न दिया गया है। फर्स्ट प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? मानव संसाधन विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता किस पंचवर्षीय योजना में दी गई थी? तो भारत का कौन से पंचवर्षीय योजना में दी गई थी? तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। आठवीं पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। आठवीं पंचवर्षीय योजना में ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 90 से 92 के बीच में आठवीं पंचवर्षीय योजना का आता है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं दोस्तों, 2 नंबर प्रश्न की ओर। 2 नंबर प्रश्न दिया गया, जब सकल घरेलू उत्पाद में से उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन और पूंजी के मूल्य में आई कमी को घटा दिया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? यदि इसमें से सकल घरेलू उत्पाद में से मशीन और पूंजी के मूल्य में आई कमी को घटा दिया जाता है तो उसे निवल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। एनडीपी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, 3rd नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के संबंधों में दर्शाता है? मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के संबंधों को दर्शाता है। वो कौन सा वक्र है जो दर्शाता है? यदि हम इसे देखें तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लिप्स वर्क्स। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। फ्लिप वर्क्स है जो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी को संबंधों को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, फ्लिप्स वर्क्स, फ्लिप्स वक्र। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, 4 नंबर प्रश्न क्यों, लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध कहलाता है? तो लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध हेलोटिज्म कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। क्या कहलाता है? हेलोटिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, 5 नंबर प्रश्न की ओर। कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसे बताइए आप लोग, पढ़िए। ऑप्शन ए में कोशिका का आकार और अमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होता है। बी में कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं। सी में प्रत्येक कोशिकाओं में कार्य निष्पादन की अपनी क्षमता होती है। और डी में सभी शरीर ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिका विद्यमान है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत है। कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, 6 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें दिया गया है, सबसे छोटी जीव जो स्वयं विकास में प्रजनन करने में समर्थ है, वो कौन सा जीव है? सबसे छोटी जीव है। तो सबसे छोटी जीव वो कौन सा है जो स्वयं प्रजनन करता है और विकास होने में समर्थ है? तो वह जीव का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन? माइकोप्लाज्मा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। माइकोप्लाज्मा वो सबसे छोटी जीव है जो स्वयं विकास में प्रजनन में समर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, दिया गया 7 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जीव शरीर में एक सुरक्षात्मक ऊतक का काम करता है? सुरक्षात्मक ऊतक का कार्य कौन करता है? कौन सा ऊतक है? तो सुरक्षात्मक ऊतक का कार्य कौन सा ऊतक करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एपिथेलियम। एपिथेलियमी ऊतक है जो ऊतक जीव शरीर में एक सुरक्षात्मक ऊतक का काम करता है। आप लोग भी इस प्रैक्टिस सेट का प्रैक्टिस करते चलिए दोस्तों, और देखिए कि आप कितना बना सकते हैं। मैं इसलिए थोड़ा 2 सेकंड के लिए रुक जाता हूँ। आप इसे हमसे पहले आंसर देते जाइए और मिलाते जाइए, इससे आपको आपकी तैयारी के बारे में पता चलेगा दोस्तों। तो इसलिए आप लोग थोड़ा केयरफुल रहिए। चलिए आगे प्रश्न पे चलते हैं। 1 नंबर प्रश्न की ओर। गुणसूत्र में क्रोमैटिड जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम क्या है? तो गुणसूत्र पर क्रोमैटिड जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं? ये प्रश्न दिया गया है। तो उस बिंदु को हम लोग सेंट्रोमियर कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, सेंट्रोमियर कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 9 नंबर प्रश्न की ओर। 9 नंबर प्रश्न में देखें तो इसमें दिया गया है, भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से माँ के रक्त से पोषण प्राप्त होता है। तो माँ के रक्त से पोषण प्राप्त होता है किस ऊतक की सहायता से? तो भ्रूण के कौन सी ऊतक के? तो गर्भनाल की सहायता से माँ के रक्त में से
माँ के रक्त से पोषण प्राप्त होता है, किसके सहायता से? तो गर्भनाल की सहायता से। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण को रोकने का सबसे सरल इलाज क्या है? तो मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण को रोकने का सबसे सरल इलाज कौन सा होगा? तो बैक्टीरिया के संक्रमण से रोकने का सबसे सरल इलाज एंटीबायोटिक्स होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। मानव में शरीर के बैक्टीरिया को रोकने के लिए सबसे सरल इलाज क्या है? तो एंटीबायोटिक्स। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, 11 नंबर प्रश्न को चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से एक ही कथन सही नहीं है, एक सही कथन नहीं है। कौन इसमें से एक है जो सही कथन नहीं है? ये प्रश्न पूछा है। टमाटर में लाल रंग का कारण लाइकोपीन होता है, ये बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, ये कथन सही है। टमाटर में जो लाल रंग होता है वो लाइकोपीन के कारण होता है, ये बिल्कुल सही है, 100% सही है। और बी नंबर में कहा जा, सेब का लाल रंग का कारण एथोसाइनिन होता है, तो ये भी सही है। सेब में जो लाल रंग होता है वो उसमें एथोसाइनिन होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। लाल मिर्च के लाल होने का कारण कैप्सेसिन है, तो ये भी सही है। कैप्सेसिन है लाल मिर्च में लाल होने का कारण, ये भी सही है दोस्तों। तो हमसे पूछा कौन सही नहीं है? पपीते के पीले रंग के कारण सेलोनिन होता है, तो ये गलत है। पपीते के पीले रंग का कारण सेलोनिन नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। हमसे पूछा कौन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। पपीते का जो लाल रंग होता है वो कैरिकोजेनियन के कारण होता है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों, 12 नंबर प्रश्न में, श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से दीप्त होता है? तो श्वेत फास्फोरस है जो अंधेरे में किस कारण से? मंद ऑक्सीकरण के कारण दीप्त होता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। श्वेत फास्फोरस मंद ऑक्सीकरण के कारण दीप्त होता है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 30 नंबर प्रश्न की ओर, मिथाइल ऑरेंज के क्षारीय विलयन का रंग होता है, तो मिथाइल ऑरेंज के क्षारीय विलयन का रंग क्या होता है? तो मिथाइल ऑरेंज के क्षारीय विलयन का रंग पीला होता है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। मिथाइल ऑरेंज के क्षारीय विलयन का रंग पीला होता है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की है? तो इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की है? यह प्रश्न दिया गया है। तो इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज अर्नेस्ट मार्शन ने किया है, ऑप्शन नंबर डी ब्रोगली ने किया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज डी ब्रोगली ने किया है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 15 नंबर प्रश्न में, डॉपलर प्रवाह निम्नलिखित में से किसके लिए लागू होता है? तो डॉपलर प्रवाह है जो किसके लिए लागू होता है? सापेक्ष गति के लिए लागू होता है डॉपलर प्रवाह, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। सापेक्ष गति के लिए डॉपलर प्रवाह लागू होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 16 नंबर प्रश्न में, एक गोलीय दर्पण के परावर्तित पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है जिसे कहते हैं, एक गोलीय दर्पण के परावर्तित पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है, उसे क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं, पोल कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। आगे क्यों चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया 17वां प्रश्न में, किसी चालक में विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा को किस रूप में निरूपित करते हैं? तो किसी चालक में विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा को किसके द्वारा निरूपित करते हैं? उसका सूत्र क्या है? तो उसका सूत्र है HI²RT, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 17 से 18 नंबर प्रश्न में, यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होता है? तो यांत्रिक ऊर्जा है जो आपको गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 19 नंबर प्रश्न की ओर, इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा घोल विद्युत का सुचालक नहीं है? तो इसमें कौन सा घोल है जो विद्युत का सुचालक नहीं है? तो इसे यदि हम देखें दोस्तों, विद्युत का सुचालक कौन नहीं है, तो इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड घोल है जो विद्युत का सुचालक है। एसिटिक एसिड घोल विद्युत का सुचालक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड घोल विद्युत का सुचालक है, जबकि ऑप्शन नंबर बी ग्लूकोज घोल है जो विद्युत का सुचालक नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। 20 नंबर प्रश्न की ओर, एक पिकोमीटर के बराबर होता है, एक पिकोमीटर होता है जो किसके बराबर होता है? एक पिकोमीटर 10⁻⁻12 के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। एक पिकोमीटर बराबर क्या होता है? 10⁻⁻12 होता है पिकोमीटर, और फेम्टोमीटर कहते हैं 10⁻15 को फेम्टोमीटर कहते हैं, और 10⁻15 मीटर को क्या कहते हैं? पेटा कहते हैं, पेटा 10⁻15 को पेटा कहते हैं, और 10⁻12 को टेरा कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 21 नंबर में, कॉर्नेलाइट किसका अयस्क है? तो कॉर्नेलाइट है यूरेनियम का अयस्क है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। यूरेनियम का अयस्क क्या है? कॉर्नेलाइट, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। कॉर्नेलाइट यूरेनियम का अयस्क है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 22 नंबर प्रश्न में, 22 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से किससे पिक्रिक अम्ल भी कहा जाता है? तो किसे पिक्रिक अम्ल कहते हैं, यह प्रश्न पूछा है। तो पिक्रिक अम्ल किसे कहते हैं दोस्तों? तो इसमें यदि हम देखें, पिक्रिक अम्ल ट्राइनाइट्रोफिनॉल को पिक्रिक अम्ल कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। TNP को ट्राइनाइट्रोफिनॉल को पिक्रिक अम्ल कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, ये 23 में है, धूप चश्मे के लेंस में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? धूप चश्मे के लेंस में क्रूक्स कांच का प्रयोग किया जाता है,
कौन सा? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, पुरुष कांच। धूप के चश्मों के लेंस में पुरुष कांच का प्रयोग किया, तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। यदि आपसे पूछ लिया जाए फ्लैट कांच का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो दूरबीन में और कैमरा में प्रयोग किया जाता है फ्लैट कांच का प्रयोग। दूरबीन और कैमरे में जो प्रयोग किया जाता है वो फ्लैट कांच का। पायरेक्स पायरेक्स कांच का प्रयोग प्रयोगशाला में किया जाता है दोस्तों। प्रयोगशाला में जो कांच का प्रयोग किया जाता है वो पायरेक्स कांच का होता है। और प्रकाशीय कांच का प्रयोग चश्मा में, सूक्ष्मदर्शी चश्मा हो गया, टेलीस्कोप हो गया, ये सब में क्या प्रकाशीय कांच की उपयोग किया जाता है। जबकि धूप की चश्मा में कुछ कांच का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 24 नंबर में करते हैं, पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है, तो पीतल है तो किसके साथ मौजूद रहता है जिसके कारण धूप में अधिक समय तक रहने के कारण वो रंगहीन हो जाता है, तो पीतल है जो आपको हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रहने के कारण वो क्या हो जाता है, रंगहीन हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। 25 नंबर प्रश्न में हीरा और ग्रेफाइट में मुख्य अंतर है। देखिए हीरा और ग्रेफाइट में मुख्य अंतर क्या है, ठीक है। तो हीरा और ग्रेफाइट, हीरा सुचालक होता है, ग्रेफाइट कुचालक होता है, ये गलत है। हीरा मुलायम होता है, ग्रेफाइट कठोर होता है, ये गलत है। हीरा कठोर होता है, ग्रेफाइट मुलायम होता है। हीरा कुचालक होता है, ग्रेफाइट सुचालक होता है। हीरा सप्तकोणीय संरचना है और ये पंचकोणीय संरचना है, ये भी गलत है। जबकि हीरा है जो चतुष्फलकीय संरचना है और ग्रेफाइट षटकोणीय संरचना है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, गैसीय तत्वों में सबसे भारी कौन है? तो गैसीय तत्वों में सबसे भारी, जैसा आप लोग जानते हैं दोस्तों, गैसीय तत्वों में सबसे भारी तत्व रेडॉन है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। यदि आप लोग इसी तरह दोस्तों प्रैक्टिस सेट का जीके जीएस एंड करंट अफेयर रिवाइज करना चाहते हैं, जो भी प्रैक्टिस सेट अभी उपलब्ध है, जिसमें से अभी हमने आपको क्रॉन का इल्यूटेरिया प्रैक्टिस सेट एंड रुक्मणी प्रकाशन के प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 2 का वीडियो अपलोड कर चुका हूं। उसमें 20 वीडियो हैं, सभी को सभी अपलोड कर चुका हूं दोस्तों। उन सभी का प्रैक्टिस सेट का जीके जीएस पढ़ना चाहते हैं, रिवाइज करना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर सभी का वीडियो अपलोड है और अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप लोग जाकर अपने जीके जीएस को कंप्लीट कर सकते हैं दोस्तों, रिवाइज कर सकते हैं और अपनी तैयारी में और मेरी गति प्रदान कर सकते हैं। मुझे विश्वास है आप रिवाइज करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपको याद होगा दोस्तों, और आने वाले एग्जामों में या जो एग्जाम होने वाले उसमें आपको इससे काफ़ी प्रश्न मिलेंगे और आप आने वाले जो प्रैक्टिस सेट होगा उसमें और अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे दोस्तों। तो इसलिए आप लोग जाएं और आप देखें, और यदि आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करें दोस्तों। वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, ताकि जो भी वीडियो मैं दूँ आपके पास उसका लिंक जाए, और चैनल को बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि उसका लिंक आपके पास मिले। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं 27 की ओर। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो क्या कहलाते हैं? द्विबंध द्वारा जुड़े हो क्या कहलाते हैं? तो वो क्या कहलाएंगे? एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, और आयनिक बंधन है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए क्या पूछा गया है? 2 परमाणु बंधन बताया गया, तो एल्कीन कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। एल्केन सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन डबल बॉन्ड होता है और एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, एल्कीन होगा। ठीक है, एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2, एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n, और एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2 होता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि वह अभिक्रिया करता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि वह अभिक्रिया किसके साथ करता है? तो वह जो है अभिक्रिया किसके साथ करता है, जिस कारण वो क्या होता है? टूट जाता है। तो ऑप्शन नंबर यदि इसमें देखें 28 नंबर प्रश्न में, 28 नंबर प्रश्न को देखें तो इसमें दिया गया है दोस्तों 28 में, कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ क्या करती है? अभिक्रिया करती है, जिस कारण से वह टूट जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया 29 की ओर। 29 में दिया हुआ निम्नलिखित कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? यदि इसे देखें तो कौन सम्मिलित नहीं है? तो नूनीज पुर्तगाली सही है, मार्कोलो इटली, निकोलो डी कॉन्टी इटली, डोमियो पायस तुर्की, ये गलत है। देखिए निकोलो कांटी इटली के रहने वाला ही सही है, मार्कोलो इटली के रहने वाले ये भी सही है, नूनीज पुर्तगाली है ये भी सही है, परंतु डोमिगो पायस है जो तुर्की के रहने वाले हैं ये गलत है। ये पुर्तगालीज थे, ये भी पुर्तगीज थे, डोमिगो पायस भी पुर्तगीज थे। तो इस प्रकार हमसे पूछा कौन सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है सातवाहन शासक यज्ञ श्री सतकर्णी
के सिक्कों पर किसका चित्र अंकित मिला है? तो सातवाहन शासक यक्ष सतकर्णी 1665 से 1994 ईस्वी के सिक्कों पर किसका चित्र अंकित हुआ है? किसका चित्र अंकित हुआ है? यदि इसे देखें दोस्तों तो यह है जहाज का चित्र अंकित हुआ है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। किसका? जहाज का। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है 31 नंबर प्रश्न की ओर। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा उत्तर प्रदेश के जीते गए राज्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा उत्तर प्रदेश के जीते गए राज्यों में से कौन सा शामिल नहीं है? तो अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा राज्य उत्तर भारत में नहीं जीता था, वो प्रश्न दिया गया है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तर भारत में कौन कौन सा राज्य नहीं जीता था? तो उसमें से कश्मीर था और द्वार समुद्र, ये दो राज्य नहीं जीता था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। बाकी गुजरात, रणथंभौर, जैसलमेर, ये तीनों जीत चुके थे, परंतु कश्मीर और द्वार समुद्र नहीं जीते थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। सिख धर्म के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिख धर्म से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार यदि हम करें तो इसमें से क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? सिख धर्म में इसमें दिया गया है गुरु नानक देव के उत्तराधिकारी गुरु अंगद थे। तो बिल्कुल सही है, गुरु नानक के उत्तराधिकारी गुरु अंगद ही थे। सही है। गुरु ग्रंथ साहिब की रचना गुरुमुखी लिपि में हुई है, तो ये भी सही है दोस्तों। गुरु ग्रंथ साहिब की रचना गुरुमुखी लिपि में हुई है, ये भी बिल्कुल सही है। यदि गुरु ग्रंथ साहिब की रचना गुरुमुखी लिपि में हुई है, ये भी सही है। ठीक है। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी, तो ये भी सही है। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। यदि इसे मैच करें तो सबका सब सही है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट को चलते हैं 35 नंबर प्रश्न में। ताम्र पाषाणिक संस्कृति में निम्नलिखित में से किस वस्तु का साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है? ताम्र पाषाणिक संस्कृति में निम्नलिखित में से किस वस्तु का साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है? तो ताम्र पाषाणिक जो लिपि है उसमें कौन सी वस्तु का साक्ष्य नहीं प्राप्त होता है? तो घोड़े का प्राप्त नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 34 में। निम्नलिखित में से कौन सहयोग में सम्मिलित नहीं है? यदि इसे देखें, सूरकोटद्दा गुजरात, सूरकोटद्दा है जो गुजरात में स्थित है, बिल्कुल सही है। चंद्रो सिंध में स्थित है, ये भी सही है। सुतका गेंडोर बलूचिस्तान में स्थित है, ये भी सही है। और धौलावीरा राजस्थान में स्थित है, ये गलत है दोस्तों। धौलावीरा राजस्थान में नहीं, धौलावीरा है जो आपको गुजरात के कच्छ क्षेत्र में है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। हमसे पूछा कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। आगे क्यों चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सम्मिलित नहीं है? अशोक के अभिलेख और एक तरफ विवरण है। तो प्रथम शिलालेख पशुबलि की निंदा, चौथा शिलालेख भेरी घोष की जगह धम घोष की धम घोष की घोषणा, ये भी सही है। छठा शिलालेख तीर्थ यात्रा का उल्लेख, तो ये गलत है। छठा शिलालेख में तीर्थ यात्रा का उल्लेख नहीं है। तो हमसे पूछा कौन सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सम्मिलित नहीं है। नौवां शिलालेख शिष्टाचार का उल्लेख, तो ये सही है, ये सही है, ये सही है। कौन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है, और इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल था वह वॉरेन हेस्टिंग था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के भारत का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग था। नेक्स्ट में चलते हैं। मुगल साम्राज्य के पतन के दौरान निम्नलिखित में से किस स्थान पर बसे हुए अफगानियों ने मुगल शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था? तो मुगल शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था किस मुगल शासक ने? तो वो कहाँ का था? तो उसने विद्रोह किया था, वो रुहेलखंड का था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। रुहेलखंड के जो अफगानी थे उन्होंने मुगल शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया 38 नंबर प्रश्न में। 38 में दिया गया है क्या? इसमें है सप्त क्रांति का समाजवादी विचार किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो सप्त क्रांति यानी 7 क्रांतियों का समाजवादी विचार किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो ये जो था आपको राम मनोहर लोहिया के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। राम मनोहर लोहिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया कलकत्ता के प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके? कलकत्ता के जो प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज था उसकी स्थापना किसने की थी? तो कलकत्ता के हिंदू कॉलेज की स्थापना डेविड हेयर के द्वारा किया गया था, और उनके सहयोगी में राजा राम मोहन राय भी थे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा, डेविड हेयर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 40 नंबर प्रश्न में। इसमें दिया गया कलकत्ता में 1939 से 40 के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने हालवेल स्मारक को नष्ट करने के लिए किसके साथ मैत्री की थी? तो किसके साथ मैत्री की थी हॉलवेल ने? तो 1939 से 40 के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने हॉलवेल के स्मारक को नष्ट करने के लिए मुस्लिम लीग के साथ मैत्री की थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर। किसके साथ? मुस्लिम लीग के साथ मैत्री की थी। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है, इसमें है 41 नंबर प्रश्न में। 41 में भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है? यदि इसे हम देखें तो वो है जर्मनी के संविधान से। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। जर्मनी के संविधान से। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार का वर्णन है। तो भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार का वर्णन क्या है? तो जो मौलिक अधिकार का वर्णन है 1235 है। अनुच्छेद 1235 तक भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार आता है। उसका क्षेत्र क्या है? अनुच्छेद 1235 तक। और आर्टिकल कौन सा आता है?
आर्टिकल 12 से 35 हो गया। भाग कौन सा आएगा, कौन से भाग में है, तो भाग थर्ड में है मौलिक अधिकार। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, भाग थर्ड में। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। इसमें यदि देखें तो 43 में दिया हुआ भारत में संसदीय प्रश्न पूछने का प्रक्रिया सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा शुरू की गई थी। तो भारत में संसदीय प्रश्न पूछने का प्रक्रिया सर्वप्रथम किस अधिनियम से शुरू किया गया है। तो भारत में जो संसदीय प्रश्न पूछने का प्रक्रिया है, भारत शासन अधिनियम 1892 से किया गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, भारत शासन अधिनियम 1892 से। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है 43 का, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। और सबसे पहले विश्व में सबसे पहले कब हुआ था, तो 1721 ईस्वी में ब्रिटेन में संसद में प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। कब, 1721 में सबसे पहले ब्रिटेन में दिया गया था। और भारत में कब, तो 1892 में दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। और इसका कार्य क्या होता है, इसका समय क्या होता है, 11 बजे से 12 बजे के बीच का समय होता है प्रश्न पूछने का कार्य। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया 44 नंबर प्रश्न, संविधान के विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कानून कौन बना सकता है। संविधान के विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कानून बनाने का किसका अधिकार है। यदि ये देखें तो ये सर्वोच्च न्यायालय का, संसद का है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। विषय सूची पर सूचियों के दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषय का कानून बनाने का अधिकार किसे है, तो संसद का है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया निम्नलिखित से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। तो भारतीय संविधान का दर्शन कौन नहीं है, एक कल्याणकारी राज्य है, एक समाजवादी राज्य है, ये दोनों है भारतीय राज्य का दर्शन। और एक है जो राजनीतिक समानता है, तो कौन नहीं है, साम्यवादी राज्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 46 नंबर प्रश्न की ओर, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है। तो भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। न्यायिक पुनरावलोकन किससे लिया गया, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। यदि हम इसमें देखें तो इसमें दिया गया है कि चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कोई व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति अथवा लिंग के आधार पर अयोग्य नहीं होगा। यह प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो यह प्रावधान है, देखिए कहा गया है, तो चुनाव प्रक्रिया चल रही हो तो कोई व्यक्ति ना तो धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर अयोग्य नहीं होगा। तो इसका प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत दिया गया, तो इसका प्रावधान अनुच्छेद 325 के तहत दिया गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 6 से 40 वर्ष के बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान 66वां संविधान संशोधन के तहत कब दिया गया था, तो 42वां संविधान संशोधन में दिया गया है। तब 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत दिया गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 48 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। हमसे पूछा है 6 से संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। तो ये जोड़ा गया था उसमें, लेकिन प्रावधान 66वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। ठीक है, 42वां के तहत जोड़ा गया है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। ये दिया गया 49 का निम्नलिखित में से कौन अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। यदि ये देखें अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा, तो गल्फ स्ट्रीम जलधारा, फ्लोरिडा जलधारा, इरमिंजर की जलधारा और बेंगुएला का जलधारा। तो ऑप्शन नंबर डी बेंगुएला की जलधारा है जो अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा। ऑप्शन नंबर ए डी सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 50 नंबर प्रश्न की ओर। 50 में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां पश्चिम घाट के अंतर्गत शामिल है। तो पश्चिम घाट के अंतर्गत शामिल कौन सी पहाड़ियां हैं, वह है, यदि देखें तो पश्चिम घाट के अंतर्गत नल्लामलाई, नीलगिरी और कार्दम की पहाड़ियां पश्चिम घाट के अंतर्गत है। जबकि अन्नामलाई, नीलगिरी और कार्दम, नल्ला मल्ला और जवादी ये पूर्वी घाट की नदियां हैं, जबकि ये तीनों पश्चिमी घाट की नदियां। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। द्वितीय हरित क्रांति के उद्देश्य के संदर्भ में निम्नलिखित निष्कर्षों पर विचार कीजिए। तो इसमें दिया है कृषि को धारणीय बनाना, ठीक है, द्वितीय क्रांति के कृषि विकास से संबंधित था, बिल्कुल सही है। मिट्टी को उर्वरता बनाए रखना, ये भी सही है, और जैविक खाद का प्रयोग करना, ये भी सही है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा, सभी का सभी सही है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है इसमें लौह खनिज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं इसमें कौन कौन सा कथन है सही। तो इसे मिलान करें, लौह यस्क, मैग्नीज और क्रोमाइट लौह खनिज है। तो लौह यस्क, मैग्नीज और क्रोमाइट है जो क्या है, लौह यस्क है। आगे है हेमेटाइट, हेमेटाइट जो हुआ, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट भारत में पाए जाने वाला लौह यस्क में सबसे प्रमुख है, ठीक है। तो आगे देखते हैं दुर्ग में, दिल्ली और राजहरा देश में लौह यस्क की महत्वपूर्ण खदानें हैं। तो ये भी सही है, 1 2 3 सभी का सभी सही। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है इसमें दिया गया ज्वालामुखी से निकलने वाली धूल और राख सामग्री को के रूप में कहा जाता है। ज्वालामुखी से निकलने वाली धूल और राख सामग्री को क्या कहते हैं, पायरोक्लास्टिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। इसे क्या कहेंगे, पायरोक्लास्टिक। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। वैसे भूकंप जिनका केंद्र 300 किलोमीटर से अधिक की गहराई पर हो कहलाता है।
तो वैसे भूकंप को क्या कहते हैं? जो 300 किलोमीटर की अधिक गहराई पर होता है उस तरह के भूकंप को पातालिक भूकंप कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। उसे कौन सा भूकंप कहेंगे? पातालिक भूकंप। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। महासागर की खाड़ी काट में तीव्र लवणता परिवर्तन के क्षेत्र के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? तो महासागर की खाड़ी काट में तीव्र लवणता परिवर्तन के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो हेलोक्लाइन के नाम से जानता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, हेलोक्लाइन। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। कॉपीपोड, साइनोबैक्टीरिया, डाइटम और फेरेमिनोफेरा। यदि इसे मैच करें तो इसमें क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है, एक है इसमें कथन में कौन सा महासागरों के आहार श्रृंखला में प्राथमिक उत्पादक है? तो महासागरों के आहार श्रृंखला में प्राथमिक उत्पादक कौन है? तो वो साइनोबैक्टीरिया है और ये आपको डाइटम है। ये महासागरों के आहार श्रृंखला में प्राथमिक उत्पादक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है 57वां प्रश्न में राष्ट्रीय प्रदूषक नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस यदि हम देखें तो ये आपको 2 दिसंबर को मनाया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषक नियंत्रण दिवस मनाया। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 58 में लिबेरो किस खेल की शब्दावली है? लिबेरो है जो किस खेल की शब्दावली है? वो वॉलीबॉल से संबंधित। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। लिबेरो वॉलीबॉल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। एलो बुक किस देश की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन दस्तावेज है? तो एलो बुक है जो किस देश की सरकारी एवं प्रकाशन है? यदि इसे देखें तो एलो बुक है जो आपको एलो बुक फ्रांस की सरकारी रिपोर्ट एवं प्रकाशन का दस्तावेज है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। एलो बुक किसका है? फ्रांस की। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया 16वां प्रश्न में जैव विविधता में परिवर्तन होता है। तो जैव विविधता में परिवर्तन किससे होता है? तो ऑप्शन नंबर ए भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है तो जैव विविधता में अधिक परिवर्तन होता है और जैव विविधता की मात्रा अधिक बढ़ती है। भूकंप भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ने पर जैव विविधता में अधिक परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 61 नंबर रामसर सम्मेलन का संरक्षण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो रामसर सम्मेलन का संरक्षण किससे संबंधित है? तो रामसर सम्मेलन जो है नम भूमि से है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, नम भूमि से। और कब? 1971 में ईरान में हुआ था। 1971 में ईरान में हुआ था रामसर सम्मेलन। 2 फरवरी 1971 में हुआ था ईरान में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 62 में चलते हैं दोस्तों। कान्हा को किस वर्ष में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? तो कान्हा को ऑप्शन नंबर ए 1973 ईस्वी में कान्हा को टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। कब? 1973 ईस्वी में। 1973 में। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। और मध्य प्रदेश में है कान्हा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है, इसमें है भारत में वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब लागू किया गया था? तब भारत में वायु प्रदूषण जो है कब लागू किया गया था? तो वर्ष 1981 ईस्वी में भारत में वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, 1981 में। नेक्स्ट चलते हैं 64 में। 64 में दिया गया है इसेनबर्ग स्थलाकृति का निर्माण निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? इसेनबर्ग स्थलाकृति का निर्माण किसके कारण होता है? यदि इसे देखें तो 64 का आंसर हो जाएगा पवन के अपरदन क्रिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। इसेनबर्ग स्थलाकृति का निर्माण पवन के अपरदन क्रिया से होता है। पवन जो मिट्टी को काट कर दूसरी जगह पर उड़ा कर ले जाती है, उससे जो स्थलाकृति बनती है उसे इसेनबर्ग स्थलाकृति कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। इसमें 65 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 65 में कहा गया है कि अश्वक्षांश के विषुवत प्रदेश की ओर प्रभावित अस्थायी हवा को क्या कहा जाता है? तो विषुवत प्रदेश की ओर प्रभावित अस्थायी हवा को व्यापारिक हवा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर। क्या कहते हैं? व्यापारिक हवा। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है कि किस आयरिश लेखक ने उपन्यास पैगंबर सॉन्ग के लिए बुकर पुरस्कार जीता है? तो उपन्यास पैगंबर सॉन्ग के लिए बुकर पुरस्कार किसने जीता है? यदि इसे देखें तो बुकर पुरस्कार जीतने वाला कौन है? पॉल लिंच। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर, पॉल लिंच। नेक्स्ट पे चलते हैं 67 में। क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द को हाल ही में किस डिक्शनरी से जोड़ा गया है? तो क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द को कौन से डिक्शनरी में जोड़ा गया है? तो उसका है ऑप्शन नंबर बी कॉलिक्स डिक्शनरी में जोड़ा गया है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। यदि आप लोग दोस्तों भारतीय संविधान, भारतीय इतिहास का प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर बुक की तरह पढ़ना चाहते हैं, प्रैक्टिस सेट की तरह प्रीवियस ईयर प्रश्न को, तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर आपको सारा वीडियो अपलोड मिलेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि उसे पढ़ने के बाद आपके जो प्रैक्टिस सेट में नंबर कम आ रहे होंगे तो उससे बढ़ने की ज़्यादा संभावना है दोस्तों। कम से कम 5 से 10 नंबर बढ़ने की संभावना अवश्य होगी यदि आप लोग अच्छे से देखते हैं। और यदि आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे की ओर चलते हैं। इसमें दिया गया है हाल ही में आयोजित
एथुरियम उत्सव किस राज्य का प्रमुख उत्सव है? तो एथुरियम उत्सव है जो किस राज्य का प्रमुख उत्सव है, वो मिजोरम का है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। एथुरियम उत्सव किस राज्य का है? मिजोरम का है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया है 69 में हाल ही में किस शहर में भारत का पहला नैनो लिक्विड DAP DI, ठीक है, फर्टिलाइजर प्लांट शुरू किया गया है? तो कौन से शहर में शुरू किया गया DAP का नैनो लिक्विड, वो भारत के कौन से शहर में शुरू किया गया, ये प्रश्न दिया गया है। यदि इसे देखें तो भारत के गुजरात के गांधीनगर में शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 70 नंबर प्रश्न की ओर। वर्ष 2023 का रसायन क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? वर्ष 2023 का रसायन क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार है जो किस क्षेत्र में? तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी क्षेत्र में मैगी जी बॉवेडी, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी आई एकिमो के द्वारा शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 71 में स्टैचू ऑफ वननेस शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा किस राज्य में बनाया गया है? तो शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा मध्य प्रदेश में बनाया गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं ने नए भारत के लिए नई शिक्षा नाम से राष्ट्रीय शिक्षा अभियान की शुरुआत की है, किस राज्य में स्थित है, किस राज्य से की है? तो द्रौपदी मुर्मू ने नए भारत के लिए नए शिक्षा का जो अभियान है वो उड़ीसा से शुरू किया। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। किससे? उड़ीसा से। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, उड़ीसा से किए हैं। नेक्स्ट में दिया हुआ है भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन बना है? तो भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन है? वो कौन सा है पहला देश जन औषधि पहल में शामिल होने वाला? तो ऑप्शन नंबर बी मॉरिशस है। ऑप्शन नंबर बी मॉरिशस जन औषधि पहल में शामिल होने वाला। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, अदिति योजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? यदि इसे देखें अदिति योजना किस क्षेत्र से है? तो अदिति योजना है जो आपको रक्षा क्षेत्र से है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। रक्षा क्षेत्र से अदिति योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 75 एवं लास्ट प्रश्न को इसमें दिया गया है, हाल ही में भारत के किस देश के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण, ये याद रखिएगा, समुद्र लक्ष्मण की शुरुआत की गई है? समुद्र लक्ष्मण की शुरुआत भारत और मलेशिया के बीच की गई है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। भारत और मलेशिया के बीच समुद्र लक्ष्मण का शुरुआत की गई है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों। यदि आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जितना ज़्यादा हो सभी क्षेत्र में शेयर कर दें जहाँ भी ग्रुप है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और बेल आइकन को दबा लें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।